आइए अब हम कक्षा 10th इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट सेकंड करवाते हैं। पार्ट मैं फर्स्ट पहले करवा चुका हूँ, पार्ट सेकंड करते हैं। ठीक है, यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। अब उससे आगे देखिए क्रांतिकारियों का युग। मैंने उसमें देखिए बताया था कि क्रांतिकारियों का युग 1830 से स्टार्ट होता है और 18 से 48 तक रहता है। अब ये देखिए क्रांतिकारियों का युग यानी क्रांति क्यों पनपी। मैंने जब पीछे करवाया था 8th क्लास में भी, जैसे 1857 की क्रांति, यानी कि कोई भी क्रांति होती है उसके पीछे मेन कारण होता है। कोई भी हम प्रोटेस्ट करते हैं यानी आंदोलन करते हैं तो हम कोई रीजन होता है उसका, तभी हम वो क्रांति करते हैं, इतने क्रांति नहीं होती है। यानी क्रांतिकारियों का युग 1830 से 48 तक का युग हम क्रांतिकारियों का युग कह सकते हैं। यानी 1830 से लेकर 48 तक का जो युग था वो क्रांतिकारियों का युग था। यानी कि उस समय क्रांति क्यों हुई, इसके बहुत से कारण थे। देखिए नंबर 1, रूढ़िवादियों के साथ ही यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। यानी ये देखिए रूढ़िवाद के साथ ही यूरोप में उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, जो क्रांति को जन्म दिया। यानी कि उदारवाद और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने के कारण क्रांति का जन्म हुआ। क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? देखिए शिक्षित वर्ग कर रहे थे, प्रोफेसर कर रहे थे, स्कूली अध्यापक कर रहे थे, क्लर्क कर रहे थे और वाणिज्य व्यापारी। यानी एक जो जिसके जो दिमाग से काम करता है, जो दिमाग जिससे काम करता है, वो सब क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे, जिससे क्रांति सफल हुई। यानी कि शिक्षित वर्ग, प्रोफेसर, स्कूल ये अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्यिक व्यापारी थे। जो शिक्षित वर्ग थे वो क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। ये था क्रांतिकारियों का युग। अब देखिए क्रांति कैसे पनपी। यानी कि फ्रांस में प्रथम विद्रोह। फ्रांस में क्रांति का पनपने के क्या कारण थे? फ्रांस के अंदर ये क्रांति क्यों पनपी और प्रथम विद्रोह कब हुआ? जुलाई 1830 के अंदर। इसके पीछे देखिए फ्रांस में क्रांतिकारी क्यों पनपी, इसका कारण क्या था? नंबर 1, 1815 के बाद फ्रांस में स्थापित बुर्बो राजा चार्ल्स को उदारवादियों ने हटा दिया था। यानी ये जो उदारवादी थे, बुर्बो राजा चार्ल्स थे, उनको फ्रांस की राजगद्दी से हटा दिया था। तो क्या हुआ? चार्ल्स बुर्बो थे वो उनसे नाराज हो गए थे, उसके जो पक्ष में थे वो भी नाराज हो गए थे, उनके अवहेलना करते थे, जिसके कारण जनता में विद्रोह पनपने लगा। नंबर 2, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर लुई फिलिप को अध्यक्ष बनाया गया। यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करके लुई फिलिप को अध्यक्ष बनाया गया और दुनिया इससे काफी नाराज थी। अब ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़क गया, जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। यानी यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड फ्रांस का हिस्सा था पहले, लेकिन ब्रुसेल्स में विद्रोह भड़क जाने के कारण ये इससे फ्रांस से अलग हो गया। अब आता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम। यूनान के अंदर जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, स्वतंत्रता में आजादी प्राप्त करने के लिए हुआ। देखिए जैसे 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का अंत। 15वीं शताब्दी तक यूनान किसका था? ऑटोमन साम्राज्य का एक अंग था, ऑटोमन साम्राज्य का। नंबर 2, 1821 में यूनानियों में राष्ट्रवादी भावना बढ़ने लगी। यानी 1821 में यूनान के अंदर जो यूनानी थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी 1821 में। 1832 की कस्तूरतूनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। यानी कस्तूरतूनिया एक संधि की 1832 के अंदर, जिसे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी। अब आता है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। अब ऐसे कलाकारों और कवियों ने इसके अंदर जन्म लिया और ऐसी लोगों में भावनाएं पैदा कर दी जो एक क्रांति को जन्म देती है, क्रांति को जन्म देती है। जैसे रोमानीवाद, कलाकारों और कवियों की भावपूर्ण व प्रेम युक्त कविताओं द्वारा योहान गोटफ्रीड ने, देखिए योहान गोटफ्रीड ने अपने लोकगीतों, जन काव्यों के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया। यानी कि मैंने कहा ना, ऐसे कलाकार और कवियों ने ऐसी प्रेम युक्त और भावपूर्ण कविताओं और काव्यों की रचना की जिसमें लोगों को राष्ट्र के प्रति प्रेम या राष्ट्र के प्रति भावना उत्पन्न कर दी, जिससे भावना को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। अगला पॉइंट है इसका भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। यानी कि भूख, कठिनाई और जन विद्रोह क्या? इसका अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। इसका अगला टॉपिक है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। देखिए मैंने कहा था कि 1830 से लेकर और 1848 तक का हम क्रांति का युग था।
जिसमें भूख, कठिनाई और जन विद्रोह, ये भी एक क्रांति का में कारण था। किस कारण? भूख के कारण कठिनाइयां पैदा हुई और उसके बाद जनता ने विद्रोह किया। ये देखिए 19वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, यानी यूरोप के अंदर एकदम से महाविस्फोट जनसंख्या का बोल सकते हैं हम, एकदम से तीव्र वृद्धि हुई। तो वृद्धि होने के कारण क्या होगा? भूख बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, जिसके कारण भूख की कठिनाई पैदा हुई, जिसके कारण जनता अपने भूख को मिटाने के लिए क्या करेगी? कुछ न कुछ विद्रोह करेगी, लूटमार मचाएगी, जिसके कारण क्या हुआ? जन विद्रोह बनता। इसका अगला पॉइंट है, इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर ऊंचा होने के कारण मशीनों में प्रतिस्पर्धा होने लगी। इंग्लैंड एक औद्योगिक प्रदेश था उस टाइम, तो औद्योगिक प्रदेश होने के कारण क्या हुआ? वहां पर एक दूसरे से मशीनी युग कह सकते हैं कि मशीनों के एक दूसरे में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी, जिसके कारण वहां पर विद्रोह हुआ। तीसरा पॉइंट है शहरीकरण, कृषि सामंती शुल्क, खराब फसलों के कारण गांव में गरीबी फैल गई, यानी शहरीकरण को बढ़ावा मिल गया, लोग शहरों में ज्यादा आ गई, औद्योगिक वृद्धि के कारण लोग शहरों में ज्यादा आ गए, जिससे शहरों में भूखमरी पैदा हो गई। वहां के जो सामंत थे वो कृषि के ऊपर टैक्स लेते थे, शुल्क लेते थे, जिसके कारण जनसंख्या पहले से बड़ी हुई थी, ठीक है। और खराब फसलों के कारण, यानी फसल बाढ़ के कारण या फिर अकाल के कारण फसल खराब हो जाती थी, और सामंती शुल्क लेते थे, जिससे गांव में गरीबी फैल गई, गांव की जनसंख्या के अंदर बहुत ज्यादा गरीबी फैल गई, जिसके कारण ये जन विद्रोह हुआ। अब आते हैं उदारवादियों की क्रांति, यानी उदारवादियों ने क्रांति आरंभ क्यों की? हम उदारवादियों की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं। 1848 में गरीब, बेरोजगारी और भूखमरी के कारण शिक्षित वर्ग ने क्रांति की और लुई फिलिप को राजगद्दी छोड़नी पड़ी। यानी 1848 के अंदर क्या कारण हुआ? उदारवादियों ने क्रांति की। 1848 में गरीबी फैल गई। गरीबी क्यों फैली? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा तीव्र गति से बढ़ गई थी, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हो गई, भूखमरी, अकाल पड़ गया, ठीक है, फसलें नष्ट हो गई अकाल के कारण, और सामंती ने अपना शुल्क लिया, जिसके कारण वहां का जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित वर्ग मतलब जैसे अध्यापक, प्रोफेसर, कलरक, वाणिज्यिक व्यापारी, जो शिक्षित वर्ग में आते थे, उन्होंने क्रांति की बागडोर ले ली और लुई फिलिपी को राजगद्दी अपनी छोड़नी पड़ी, लुई फिलिपी को अपनी राजगद्दी छोड़नी पड़ी। अब इसका अगला पॉइंट आता है, राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की स्थापना पर जोर दिया और सभी को समान अधिकार देने की गारंटी दी। राष्ट्रीय सभा ने जो अपना गठन किया था, उन्होंने गणतंत्र राज्य की स्थापना की कि हम गणतंत्र यानी सभी का राज्य ऐसी करेंगे कि सभी का अपना अपना राज्य हो, और सभी को समान अधिकार देने की गारंटी दी। भाई कोई भी ऊंचा नीचा नहीं होगा, सभी को अपना समान अधिकार होगा। इसके आगे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरिया में भी एकीकरण की मांग बढ़ने लगी। आगे हम पढ़ाएंगे आपको जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, अलग से वीडियो डालेंगे इनकी दोनों की, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। यानी इन देशों ने भी अपने एकीकरण की मांग को बढ़ावा दिया, जिसने उदारवादी क्रांति को जन्म दिया। सर्व जर्मन सभी जर्मन नेशनल असेंबली का गठन हुआ। सर्व जर्मन नेशनल असेंबली का गठन 18 मई 1848 को किया गया, जिसके कारण इस क्रांति को बढ़ावा मिला और महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले। इन उदारवादियों की क्रांति में यह भी कारण था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिले। अब इसका अगला पॉइंट है जर्मनी का निर्माण या जर्मनी का एकीकरण। इसका अगला पॉइंट करते हैं, जर्मनी का निर्माण या जर्मनी का एकीकरण। देखिए जर्मनी का निर्माण या एकीकरण, मैंने कहा था जर्मनी का निर्माण, इटली का निर्माण, बस 2-3 टॉपिक और बचते हैं इस लेसन में। और ये जो मैंने टॉपिक में लिख रहा हूँ ये एनसीईआरटी की बुक से है। एनसीईआरटी की बुक में ये सभी टॉपिक हैं, उन टॉपिकों की डिटेल आपको बताई जा रही है, ठीक है। कभी आप हेल्प बुक से या उससे देखे जाओ तो उससे ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एनसीईआरटी बुक में ही मिलेंगे, और एनसीईआरटी बुक के जो टॉपिक हैं उसी हिसाब से आपको लेसन समझाया जा रहा है। तो जर्मनी का निर्माण या जर्मनी का एकीकरण, ये आता भी है, पेपरों में भी आ जाता है ये जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क, जिसका बिस्मार्क की बहुत ज्यादा भूमिका थी, ऑटो वान बिस्मार्क। चलो मैं इसको बता देता हूँ, आगे डिटेल बताएंगे। लोहा और रक्त की नीति अपनाकर इसने जर्मनी के एकीकरण में सबसे ज्यादा योगदान दिया था। कहते हैं कि राजनीति और सैनिक कूटनीतिज्ञ था वो ऑटो वान बिस्मार्क था। अब देखिए जर्मनी का निर्माण या जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र कैसे बना उसके बारे में देखिए।
यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने रूढ़िवादी भावना का प्रयोग किया। मैंने कहा ना 1830 से लेकर 1848 तक का क्रांतिकारी युग था, ठीक है। और क्रांतिकारी उदारवादियों ने क्रांतिकारी आरंभ 1848 में की थी क्रांति उन्होंने। तो 1848 के बाद यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने रूढ़िवादी भावना का प्रयोग किया। उसने ये कहा था कि हम रूढ़िवादी भावना को बढ़ावा देंगे, ठीक है। अब आ गया दूसरा पॉइंट है, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। प्रसा ने क्या किया, राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। दो कारण हुआ, ऑटो वन बिस्मार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ऑटो वन, और ये अलग से भी आता है बिस्मार्क, इटली के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, ये अलग से भी प्रश्न आता है। तो ऑटो वन बिस्मार्क जिसने लोहा और रक्त की नीति अपनाई थी, और ये सैनिक संगठन का राजनीतिज्ञ भी कह सकते थे, ठीक है। बहुत ज्यादा दिमाग था इस बंदे में, और इस प्रक्रिया के जनक थे, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। इसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद से इटली के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी। आगे आते हैं, ये जर्मनी एकीकरण चाहते थे, ये जर्मनी का एकीकरण चाहते थे, और साथ ही प्रसा का प्रभुत्व बना रहे। ये चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण तो हो जाए, लेकिन जो प्रसा का प्रभुत्व बना है, जैसे बना हुआ है वैसा ही बना रहे। 1866 में ऑस्ट्रेलिया और प्रसा में युद्ध हुआ और प्रसा की जीत हुई। 1866 में ऑस्ट्रेलिया और प्रसा में युद्ध हुआ और प्रसा की जीत होगी। 7 वर्षों तक युद्ध ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ हुआ, और साथ हुआ किसका हुआ, प्रसा का। 7 वर्षों तक युद्ध ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ प्रसा का युद्ध हुआ था। 7 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में प्रसा की जीत हुई, और साथ ही जैसे ही प्रसा की 1871 में जीत होती है, जीत के साथ ही जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो जाता है। जैसे ही प्रसा जीतता है, इससे ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 7 वर्षों तक युद्ध होता है उसका, और जैसे ही प्रसा इसके अंदर जीतता है 1871 में, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है, यानी जर्मनी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। 18 जनवरी 1871, ये देखिए यहाँ दिख रहा है, प्रसा की जीत के साथ ही जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो जाता है। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी राज्य के महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक होती है। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी राज्य के बहुत जो जितने भी मान्य मंत्रीगण थे, उनकी बैठक होती है, जिसमें काइजर विलियम कौन थे, किसकी अध्यक्षता में, काइजर विलियम की अध्यक्षता में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई। किसके नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई थी, काइजर विलियम। 18 जनवरी 1871 को जर्मनी के कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों की बैठक होती है, जिसमें काइजर विलियम की अध्यक्षता में जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई, और जर्मन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। हेल्प बुक में आप देखोगे तो हेल्प बुक में पता नहीं कैसे दिया हुआ है, लेकिन आपको मैंने इसके मेन टॉपिक एनसीईआरटी बुक से लिए हैं, और एनसीईआरटी बुक से ही मैं ये मेन टॉपिक करवा रहा हूँ। आप ये कर सकते हैं, आपके पूरे नंबर आते हैं। अब इसका हम नेक्स्ट टॉपिक करवाते हैं, जर्मनी के एकीकरण के बाद आता है इसका नेक्स्ट टॉपिक इटली का एकीकरण। हम इटली का एकीकरण कराते हैं। जर्मनी के एकीकरण के बाद अब देखिए हम इटली का निर्माण या इटली का एकीकरण पढ़ते हैं। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत ही ज्यादा भूमिका थी, बिस्मार्क की। और इटली का एकीकरण हम पढ़ते हैं, देखिए इटली का निर्माण 19वीं सदी में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली कितने भागों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें केवल एक सार्डिनिया पीडमास्ट में इतालवी शासन था। 7 राज्यों में बटा हुआ था, लेकिन सिर्फ एक राज्य में यानी सार्डिनिया पीडमास्टा में इतालवी शासन था। बाकी 6 राज्यों में नहीं था, सिर्फ एक राज्य में था। सेकंड है जूसेफे मैत्सिनी ने 1830 में भूमिगत संगठनों, ये मैंने पहले भी करवा दिया, जूसेफे मैत्सिनी ने 1830 में भूमिगत संगठनों मार्सेल्स में युवा इटली, जिसमें कितने सदस्य थे, 60,000। मार्सेल्स में युवा इटली, जिसमें 60,000 सदस्यों का एक संगठन बनाया। दूसरा बनाया बर्न में युवा यूरोप का गठन किया, वहां पर यंग इटली, मैंने युवा इटली मतलब यंग इटली, और दूसरा युवा यूरोप का गठन किया, जिसमें 3 देश सम्मिलित थे, ठीक है। 2 जगह इन्होंने ये किया जूसेफे मैत्सिनी ने, जिसमें इटली का निर्माण हुआ। 1831 से 48 क्रांतिकारी था, मैंने कहा था ये क्रांतिकारी युग है, क्रांतिकारी आंदोलन चले थे उस टाइम।
क्रांतिकारी विद्रोह के बाद इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी शासक विक्टर एमेनुएल सेकंड पर आ गई। यानी जो 7 राज्य बटे हुए था इटली, इन सभी राज्यों को एकता के सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी किस पर आ गई? विक्टर एमेनुएल सेकंड पर आ गई। एमेनुएल सेकंड को इन 7 राज्यों को मिलाना था। और इस विक्टर एमेनुएल का मंत्री था काहूर। इसने एक ऐसी कूटनीतिक संधि की 1859 में जो ऑस्ट्रेलिया सेना को पराजित कर दिया। यंत्री मंत्री प्रमुख कावर ने अपनी कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रेलिया सेना को पराजित कर दिया। यानी कितनी चालाकी से अपनी एक संधि की इसने, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया। जूसेफे गैरीबाल्डी जैसे देखिए यहाँ पर गैरीबाल्डी आया हुआ है और वहां पर आया था बिस्मार्क को जनक कहा जाता है। इसी तरह गैरीबाल्डी को इटली का एकीकरण का जनक माना जाता है। गैरीबाल्डी ने 1860 में दक्षिणी इटली में प्रवेश कर स्पेनी शासकों को हटाने हेतु स्थानीय किसानों का समर्थन भी प्राप्त कर लिया। जो वहां के किसान थे उनका समर्थन भी उन्होंने गैरीबाल्डी ने प्राप्त कर लिया। दक्षिण इटली में प्रवेश के स्पेनी शासकों के जो किसान थे, स्पेनी शासकों को हटाने के लिए जो वहां के किसान थे उनका समर्थन प्राप्त कर लिया। 1860 तक पूरे मध्य इतालवी राज्यों को सर्वसम्मति के साथ पीडमास्ट के साथ एकजुट कर दिया। देखिए पहले पीडमास्ट एक ऐसा था इतालवी जो इन 7 राज्य से अलग था। 6 राज्य थे, इनमें 7वां ये था, 7वां इसके अलग था। लेकिन 1860 तक पूरे इतालवी राज्य को सर्वसम्मति के साथ पीडमास्ट के साथ एकजुट कर लिया। यानी 7वें को भी हम इसने मिला लिया। और 1861 में विक्टर एमेनुएल सेकंड को संयुक्त इटली का राजा घोषित कर दिया और ये इटली का एकीकरण हुआ। 1861 में इटली का एकीकरण हुआ। अब इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं, ग्रेट ब्रिटेन का विकास। इसके 2 पॉइंट रहते हैं। अगला पॉइंट है ग्रेट ब्रिटेन का विकास। इसका अगला टॉपिक देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का विकास। यानी ग्रेट ब्रिटेन का विकास कैसे हुआ, कहां से लेके कैसे हुआ। 1688 में औद्योगिकरण के बाद इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यानी औद्योगिकरण युग के बाद इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच, दूसरा पॉइंट है, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में हुआ से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का उदय हुआ। यानी एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का उदय हुआ। आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन में जबरदस्ती शामिल कर दिया गया। यानी आयरलैंड को 1801 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, जो एक्ट ऑफ यूनियन के द्वारा इसका उदय हुआ था, ब्रिटेन में जबरदस्ती शामिल कर दिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ जिसमें ब्रिटेन के प्रतीक चिन्हों, यानी उस टाइम में ब्रिटेन के जो प्रतीक चिन्ह थे, चिन्हों, झंडों और राष्ट्रीय गान को बढ़ावा दे दिया गया। यानी ब्रिटेन के चिन्ह थे, झंडे थे और राष्ट्रीय गान को बढ़ावा दे दिया गया। इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन का विकास हुआ। अब इसका लास्ट पॉइंट आता है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं राष्ट्र की, उन्होंने कैसे राष्ट्र की दृश्य कल्पना की थी, भी कैसे एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानकीकरण करते हुए, यानी 19वीं और 18 और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानकीकरण करते हुए महिला के रूप में चित्रित किया। कहते हैं, एक प्रश्न भी आता है कि राष्ट्र में महिलाओं की भूमिका क्या थी। ठीक है, यूरोप के राष्ट्रवाद में महिलाओं की भूमिका क्या थी, वो प्रश्न इसी में बनता है राष्ट्र की दृश्य कल्पना में। महिलाओं के रूप में चित्रित किया, यानी महिलाओं की भागीदारी भी इसने इसके अंदर सुनिश्चित कर दी और महिलाओं को भागीदारी यानी मताधिकार का भी प्रयोग महिलाओं को दे दिया गया। ठीक है, ये थी राष्ट्र की दृश्य कल्पना। यहाँ हमारा ये फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, ताकि हम आगे आपको उसमें और सुधार करने की कोशिश करें। चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टे होम, सेफ होम।